पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो रही हैं। सर्दी में इजाफा अपनी जगह, लेकिन फसलों पर अच्छे असरात और आने वाले दिनों में डैम भरने की उम्मीदें खुश आइंद हैं। नई हुकूमत 23 जनवरी को 6 माह में दूसरा बजट दे रही है। कारोबारी, मजदूर और मुतवस्सित तबका महंगाई के नए तूफान से खौफजदा। मिनी बजट से मईशत बहाल हो जाएगी, कहना मुश्किल है। और हम आपको सैर कराएंगे कराची ईट की, जहां खाने के शौकीन अफराद उमड़ आए। मुझे ना दाल भरी वो कचौरियां याद आ रही हैं। हाँ, आई नो, मुझे बड़ी चीजें खाने की याद आ रही हैं। इस टाइम खा लें। हाय 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 अब्दुल्ला, प्लीज डू नॉट स्टार्ट बिकॉज आपको पता है हमारे सामने सिर्फ एक कॉफ़ी पड़ी हुई है और कुछ नहीं है। बहुत लोगों से हम कराची ईट में मिले, बहुत कुछ खाया, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम की बात हो जाए, बिकॉज आपको पता है ना, मौसम जिस तरह बदलता जाता है वो आपके मूड को इफेक्ट करता है। तो लिहाजा लेट अस बिगिन विद दैट। जनाब, हमने कराची के मौसम के बारे में तो आपको बता दिया कि कल से जरा यकबस्ता हवाओं का राज है शहर पर, लेकिन इस वक्त मुल्क भर में क्या सूरत हाल है पहाड़ी इलाकों में और फिर मैदानी इलाकों में, वो भी जरा आपको अपडेट कर दें ताकि आप जहां जहां भी हमें देख रहे हैं आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन आने वाले चंद रोज की पेशगोई भी आप तक पहुंचा देंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बिल्कुल जी, और शहरों में बारिशें और ठंडी हवाएं सर्दी जो है वो बढ़ा रही हैं। और मैदानी इलाकों में कहीं हल्की बारिश हुई तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का राज है। और देर बाला में और भी बड़े, कौन सा ये टनल है? दीर बाला में कौन सा टनल है? मैंने देर कह दिया तो दीर था, चलो ठीक है, इट्स जस्ट नेम, कुछ भी कह सकते हैं आप। टनल का नाम बताएं। लोआरी टनल। लोआरी टनल के अतराफ में आपको जल्दी से बता दें, कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। शदीद बर्फबारी हुई, जहां जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम जो है वो कायम कर दिया और मरी में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। कई सयाहों ने रात गाड़ियों में गुजारी। अब्दुल्ला, ये बहुत बार मैं पहले भी सुन चुकी हूँ कि व्हेन यू गो देयर, इस मौसम में यू गेट स्टक और वाकई गाड़ी में आपको रहना पड़ता है। एंड इट्स वेरी रिस्की। मुझे बताएं, ये जो हाल है सड़क का, गाड़ी स्लिप नहीं होती इतनी बर्फ में? स्लिप होती है। एक्चुअली मैंने अपनी नजरों के सामने एक दफा गाड़ी स्लिप होते हुए देखी भी हुई है। और आपको पता है आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रही है कश्मीर में, बिल्कुल, कि पीछे वाली गाड़ी ने कैमरा ऑन किया हुआ है और अगली वाली गाड़ी एकदम से इट जस्ट स्लिप्स ऑफ विदाउट एनी वार्निंग। एनीहाउ, हम एबटाबाद मानसेरा की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। एबटाबाद, मानसेरा, नारान, कागान, शोगरान के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो इस्लामाबाद के नवाही इलाके शारला दित्ता में भी बर्फ पड़ी है, अंदाजा लगाइए। और आज सुबह मैंने ट्विटर खोला तो लोग अपने वो जो गाड़ियों पे फ्रॉस्ट जमा होता है ना, इस्लामाबाद में वो सुबह सुबह गाड़ियों पर फ्रॉस्ट जम गया था, इतनी ठंड पड़ी है। लोग वो तस्वीरें शेयर कर रहे थे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी के फ्रॉस्ट की कोई तस्वीर है जो ओस जम जाती है गाड़ी के ऊपर, आप हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पर भेजिए, हम दिखाएंगे सबको। जेहलम, साहिवाल, सियालकोट और गिरदोनवा में बारिश से ठंड में इजाफा हो गया है। और आपको जल्दी से बता दें कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई जगह से बंद करना पड़ा और पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज है अभी भी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ कालाम और कलात में दर्जा हरारत -11, -11, स्कर्दू, मालम जब्बा, कोयटा -8, -8 और इसके अलावा -7 कहाँ रहा है। उसके अलावा बगरोट, गोपस -7, अस्तोर -6, चित्राल, हुंजा -5, दालबंदीन -4, मरी, दीर, पारा, चनार, एबटाबाद -3, मीरखानी और गिलगित में -2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। कराची की दोबारा से आपको अपडेट दे दें, कराची में 2-3 रोज से सर्दी की शिद्दत कम हुई है, लेकिन कल साइबेरिया की सर्द हवाएं चलने की वजह से फिर से ठंड बढ़ गई है। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा सकता है, यानी कि तैयारी पकड़ लें। मुझे लग रहा था कि बस अब कराची में सर्दी गॉन हो गई है, लेकिन कराची में जिन लोगों ने मोटे लिहाफ रख दिए थे वो वापस से निकाल लें। दिस सिटीज वेदर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और कल मैंने कराची ईट में परसों ये भी देखा कि वी आर नॉट इक्विप्ड, कराची बेसिकली इज नॉट इक्विप्ड फॉर दिस वेदर। गर्मियों के कपड़ों के ऊपर लोगों ने गर्म शॉलें पहनी हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली आपने तैयारी नहीं की होती, आपको पता ही नहीं होता कि इस किस्म की इस लेवल की सर्दी हो जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने साइबेरिया की विंड्स का दोबारा जिक्र किया, क्योंकि वरना तो आपको कोयटे से ही नजर आती हैं। आप कोयटा ही रखें, वैसे है साइबेरिया। अच्छा जी, महकमा मौसमियात के तर्जुमान खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। खालिद साहब, मुल्क के बालाई इलाकों में ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी है और मैदानी
कई इलाकों में बारिशें हैं, ठंड बढ़ रही है, यही हम सारे बता रहे थे। ये सिलसिला कब तक चलेगा और क्या इम्कान है आपको? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट्स गोइंग टू लास्ट? देखिए, मामूल के मुताबिक सर्दी शुरू हो चुकी है। मुल्क के बालाई इलाकों में टेम्परेचर्स ड्रॉप हो चुके हैं और काफ़ी इलाकों में जो टेम्परेचर्स हैं वो नुक्ते जमात से कम है। विंटर में जब इसी तरह की सिचुएशन होती है तो फिर रेनी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और यही रेनी सिस्टम का तसलसल जारी है, जिसकी वजह से आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में स्नोफॉल पड़ रही है और जो सेंट्रल एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। ये सिलसिला जनवरी में भी चलता रहेगा, इसी तरह आने वाले फरवरी और मार्च तक चलता रहेगा। जनवरी में हमारे पास एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो स्नोफॉल है या रेन है वो मामूल से स्लाइटली ज़्यादा होगी, लेकिन जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पे कम होगी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह वेदर सिस्टम आ रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले जो बाकी दिन हैं जनवरी के, अभी 2 वीक हैं, उसमें 2 से 3 और स्पेल अच्छे आ सकते हैं, जिसकी वजह से स्नोफॉल में और ज़्यादा स्नोफॉल हो सकती है उसमें। चलें, स्नोफॉल हो सकती है, मामूल से ज़्यादा बारिश का आप तस्करा कर रहे हैं, लेकिन सर्दन एरियाज़ में जो बालाई इलाके नहीं, सर्दन इलाके हैं, जनूबी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे आप कह रहे हैं मामूल से कम बारिश होगी। तो ये जो बारिशों का सिस्टम है ज़्यादा या कम, ये फसलों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? खालिद महमूद साहब, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ हम लिंक जोड़ें तो हमारे पास जो विंटर की मेन फसलें हैं वो गंदम है, गन्ना है, चने हैं और हमारे पोठवार में दालें हैं। और जिस तरह ये बारिशें हो रही हैं इन एरियाज़ में, वो तमाम ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें ऑलरेडी इनकी सोइंग हो चुकी है और ये जो है बारिशें इनके लिए काफ़ी मुफीद हैं और इस टाइम बारिश होने के बाद जो इनकी फसलें हैं वो बहुत अच्छी होंगी और उम्मीद ये की जाती है कि वो तमाम एरिया जिसमें स्नोफॉल, जिसमें बारिशें हुई हैं या और आने वाले दिनों में होनी हैं, वो बहुत ज़्यादा फसलों के लिए। अच्छा खालिद साहब, बिल्कुल ये भी बताइएगा, और ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि मौजूदा मौसमी हालात को सामने रखते हुए डैमों में पानी आने का इम्कान कितना है? ये आप अगर हमें हेल्प कर सकें, क्योंकि बिजली वगैरह के मसाइल होपफुली कम होंगे। देखिए, हमारे पास जो नॉर्मल हमारे आबी ज़खायर हैं, जिसमें हमारे 2 मेन डैम हैं, तरबेला है और मंगला है, उनमें मोर देन 70% जो पानी आता है वो स्नोफॉल की वजह से आता है। जो सोफनार होती है उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज़ करता है और वो फिर मेल्ट होकर हमारे उन रिजर्वायर में आ जाता है। पिछले साल हमारे पास वाटर स्ट्रेस था, उसकी मेन रीज़न ये थी कि हमारे पास स्नोफॉल लेस दैन 70% हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हुई थी और टेम्परेचर जो है वो उस तरह शिद्दत से नहीं बढ़े थे। इस दफ़ा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास स्नोफॉल ज़्यादा होंगी, हमारे पास अच्छी स्नोफॉल होने के बाद जो हमारे पास पिछले साल वाटर स्ट्रेस था, उम्मीद ये की जाती है कि इंशाल्लाह अगले साल वाटर स्ट्रेस ऐसे नहीं होगा और हमारे डैम जो हैं भर जाएंगे इस पानी के मेल्ट होने की। होपफुली ये बर्फ जब पिघलेगी तो डैम्स भी भर जाएंगे। लास्टली ये बता दीजिए, जनूबी इलाकों का एक मरतबा फिर तस्करा करते हैं। बताइएगा खालिद साहब कि कराची में मौसम ज़ाहिर है बेहतर हो गया है, ठंड वापस आ गई है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। एक बारिश हुई है सर्दी की, लेकिन क्या हम मज़ीद एक्सपेक्टेशन रखें? बारिश का कोई इम्कान कराची और इसके गिरदोनवाह में? नॉर्मली अगर आप विंटर की रेनफॉल देखें तो विंटर में हमारे सदर्न एरियाज़ पे रेनफॉल बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी होती रहती हैं। तो अभी जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, उसको देखते हुए अब जितने भी वेदर सिस्टम है वो नॉर्थ की साइड पे मूव कर रहे हैं और नॉर्थ पे वेदर हो रहा है, जिसकी वजह से स्नोफॉल और बारिश हो रही है, लेकिन अभी वो साउथ की साइड पे मूव नहीं हो रहा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इंशाल्लाह जनवरी में तो अच्छी रेन एक्सपेक्टेड नहीं लग रही सदर्न एरियाज़ पे, लेकिन फरवरी मार्च में उम्मीद ये की जाती है कि कुछ ऐसे वेदर सिस्टम्स आ जाएंगी जिसकी वजह से सदर्न के जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग सिंध और कराची है, वहाँ पे भी रेन होगी और जो थोड़ा सा ड्राउट का आंसर है उससे हमें रिलीफ मिलने के चांसेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, महकमा मौसमियात के तर्जुमान। अभी भी जाते हैं कराची में बारिश होने का इम्कान नहीं है, सो सिंध वाले अभी मजीद 1 महीना इंतजार करें। मतलब 1 महीना तो 1 महीने के बाद तो जैसे वादा है ना, मेरा जो दिमाग है ना वो अब तक वो आज़ाद कश्मीर और गलियात और हुंजा की उन सड़कों पर अटका हुआ है जो इससे पहले हमने आपको दिखाई थी, जहाँ पर बर्फ की वजह से फिसलन भी मुझे लग रहा था है। तो देखें, अच्छा वो भी होता
होता है होती है कि गाड़ी पे जंजीरें बांध के टायर्स पे, वो तो काफी दुनिया में भी होता है। खैर दुनिया में तो टायर्स ही बदल जाते हैं, आप सर्दियों में गाड़ी के टायर्स जो होते हैं वो बदल देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत जगह देखा है कि आप टायर्स के ऊपर वो क्या आप कह रहे थे, चेन, एग्जैक्टली, ताकि ग्रिप रहे जरा जमीन, वरना तो ऑब्वियसली स्लिप होती जाएगी। हर कोई वैसे ये नहीं करता। ये हफ्ता आज़ाद कश्मीर आने वाले सयाहों के लिए भी बड़ा मज़ेदार और सैर व तफरी से भरपूर रहा है। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। सयाहों ने मुजफ्फराबाद आने के बाद नीलम का रुख किया, बाग रावलाकोट में भी अपना वीकेंड जो है वो मनाते रहे हैं। सयाहों ने जहां तफरी की वहीं कुछ परेशानियां भी उनको झेलनी पड़ी। नईम अब्बासी जो है तफसीलात दे रहे हैं, ज़रा देखें। जी बिल्कुल, खित्ता कश्मीर के मौसमों की बात की जाए तो चारों मौसम मुनफरिद मकाम रखते हैं, लेकिन बतौर ख़ास मौसम में सरमा में जब बर्फ़बारी हो रही हो, अरसू बर्फ़ की सफ़ेद चादर बर्फ़ ने ओढ़ रखी हो, तो ऐसे में सयाह कश्मीर की वादियों की जानिब खींचे चले आते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की, तो वादी नीलम की सियाहत के लिए बड़ी तादाद में सयाह आए, लेकिन चूँकि 8 मकाम से आगे अभी बर्फ़बारी की वजह से जो है वो मरकज़ी शाहरा वो बंद है, तो सयाह 8 मकाम से आगे नहीं जा सकते। उन्होंने अपने डेरे 8 मकाम और कुर्बो जवार में डाल रखे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए वादी पर रावलाकोट की, तो रावलाकोट में भी सयाहों की बड़ी तादाद पहुंची बर्फबारी देखने के लिए, और उन्होंने बंजोसा झील गए। बंजोसा झील में उन्होंने खूब इंजॉय किया। इसी तरह अगर ज़िला बाग की बात की जाए तो सदन गली के मुकाम पे भी सयाहों की बड़ी तादाद आई। आज़ाद कश्मीर का जो ज़िला बाग है इसका एक सियाती मुकाम नीलाबढ़ में भी बड़ी तादाद में सयाह आए। तो इस तरह अगर बात की जाए तो रवां हफ्ते के दौरान जो सयाह हैं उन्होंने कश्मीर की नसीन वादियों का रुख किया और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते रहे। अच्छा, ये बिल्कुल हमें जब पड़े और उसके बाद जब धूप पड़े ना बर्फ पे, तो मंजर बहुत ही सुनहरा सा हो जाता है, गोल्डन हो जाता है, एवरीथिंग इज शाइनिंग। अच्छा, ये नईम अब्बासी तो हमें बताने की कोशिश करते, जो परेशानियों वगैरह का जिक्र किया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आई वॉज जस्ट लुकिंग, एवरीबडी सीम टू बी हैविंग फन, खूबसूरत लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आप इतनी बर्फबारी सर्दी ना भी देखें। इस्लामाबाद से मुझे मेरा भाई ये खबर दे रहा था कि देयर इज़ नो गैस ओवर देयर एज वेल। 3-3 घंटों में तो खाना पक रहा है, हीटर्स में भी गैस नहीं आ रहा। सर्दी जो है कड़ाकेदार सर्दी है, इट इज़ सो डिफिकल्ट। आप देखें अगर लाहौर में भी आपको पता है ये सूरत हाल है, गैस नहीं आती है, रोटी वगैरह घर में पक ही नहीं सकती है, क्योंकि रोटी पकने के लिए तेज आग चाहिए होती है। खाना अगर आप रो के किसी तरह पका भी लें तो बच्चों को नहलाने के वक्त आप फिर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि गीजर नहीं चल रहा होता है। पूरी प्लानिंग दरकार होती है कि किस तरह आपने चलना है। ये सारा मौसम आप तभी एंजॉय करते हैं जब बेसिक नेसेसिटीज आपको मिल रही होती हैं। तो हम यहाँ बैठ के बातें तो करते हैं कि कॉफी पिए और चलगोजे खाएं। खैर चलगोजे तो ना ही खाएं, कितने ही लोग खा सकते हैं। एक छोटा सा एनेक्डोट, आपको पता है ना अमेरिका में भी मतलब रिकॉर्ड बर्फबारी हो रही है, वर्जीनिया में खासतौर पे, मतलब इतनी ऊंची बर्फ हुई है। आई वाज टॉकिंग टू माय फैमिली और मेरी नीसेस से मैं बात कर रही थी, फेस टाइम कर रही थी, और मैंने कहा मुझे दिखाओ कि क्या पहना हुआ है तुमने। तो ये बच्चियां हैं 10-11 साल की, और घर के अंदर उन्होंने बस वो जिस तरह आम कपड़े पहने हुए और जुराबें भी नहीं पहनी हुई। इतने कोई वेल इक्विप्ड वहाँ के लोग हैं और घर हैं कि बाहर बर्फे और घर बिल्कुल आपका वार्म है और अंदर यू डोंट हैव टू, वरना तो हम तो घरों के अंदर ही कंबल ओढ़ के बैठे होते हैं। उधर इस किस्म का कुछ नहीं। हमारे यहाँ भी इलाके ऐसे हैं, बालाई इलाकों पे आप चले जाएं तो जाहिर है सर्दी में यही होता है और गर्मी में नॉर्मल होता है मौसम। टाइम फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट इन जियो पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान की काबिल फख्र बेटी और दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 7वीं बरसी है। आपको बताएं कि 2 फरवरी 1995 यानी 1995 को पाकिस्तान की इस होनहार बेटी ने आंख खोली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में गैर मामूली दिलचस्पी लेना शुरू की। साथ साथ अरफा ने लाहौर ग्रामर स्कूल से ए लेवल्स किया। ज़रा उम्र देखें और क्या क्या ऑलरेडी कर रही थी। 9 साल, यानी बिल्कुल आपको एक दफ़ा दोबारा बताएं कि सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स का उन्होंने मुकम्मल करके दुनिया को हैरान कर दिया। और इस एजाज़ पर बिल गेट्स ने भी अरफा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और माइक्रोसॉफ्ट हेड ऑफिस में ये मुलाकात हुई भी। अरफा करीम को दिसंबर 2011 में मिर्गी के दौरे के बाद तबीयत बिगड़ने पर लाहौर के CMH अस्पताल दाखिल किया गया, जहां वो कोमे की हालत में रहीं और 14 जनवरी 2012 की शब उनका इंतकाल हो गया। अरफा करीम को फातिमा जना गोल्ड मेडल दिया गया। सलाम पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अरफा करीम रंधावा को हुस्न कारकर्दगी के सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया और लाहौर में एक बहुत बड़ा IT टावर इनके नाम से मंसूब कर दिया गया। और
हम तो यहाँ याद करते ही हैं, लेकिन इन पर्सनालिटीज़ के नाम के साथ ये चीज़ें मंसूब करना होना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि फिर द नेम लिव्स ऑन। एब्सोल्युटली। देखिए आप, हम अभी भी इनको एक स्टैंडर्ड बन जाता है। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि 11 साल की उम्र में इन्होंने क्या क्या अचीव किया और बड़ी कम उम्र रही। मैं इस वक्त थोड़ा सा कंपैरिजन कर रही हूँ अपनी नेफ्यूज़ और नीसेस के साथ जो 11 साल के, जो कि दूर दूर तक इन चीज़ों से, मतलब एक बचपना होता है और आप वो गुजारे होते हैं और एक आपके अंदर कुछ अचीव करने की हिस्स होती है। एंड अरफा वाज आई गेस सो टैलेंटेड कि ए लेवल्स, सोचें ज़रा कि इस उम्र से पहले वो ए लेवल्स भी कर चुकी थी, उसके बाद ये अचीवमेंट थी, दुनिया फिर चुकी थी, किन किन लोगों से मिल चुकी थी, इंटरव्यूज़ दे चुकी थी। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप ज़रा चेक करें, अनबिलीवेबल। ये बच्चे गिफ्टेड होते हैं एक्चुअली। और वालिदैन को कभी सब्र नहीं आता, तो अल्लाह मियां उनके वालिदैन को सब्र दे। और कभी भी कोई अरफा करीम टावर लाहौर में, आपको पता है फिरोजपुर रोड पे एक बहुत बुलंदबाला इमारत है, गुजरेगा तो पूछेगा जरूर कि ये, जिन बच्चों को नहीं पता कि ये कौन थी अरफा करीम, तो फिर देयर इज अ स्टोरी दैट यू कैन टेल एंड शेयर, और फिर इस तरह से द लेगेसी लिव्स ऑन। एब्सोल्युटली। और थोड़ी सी कोशिश हमारी भी है जियो पाकिस्तान में कि हम भी अरफा को याद रखें और आपको भी याद दिलाते रहें, बिकॉज डेफिनेटली समबडी टू लुक अप टू, और कुछ सीखें इनसे, खासतौर पर हमारी यंगर जनरेशन। बट लेट्स जस्ट मूव ऑन, बहुत सी बातें आज करनी है। और बहुत परेशान कुन बात ये है, बहुत ही परेशान कुन बात, कम से कम मैं तो परेशान हूँ क्योंकि वी गेट टू मीट एंड ऑब्वियसली हमारी अपनी ज़िंदगियाँ भी इन सारी चीज़ों से शदीद मुतासर होती हैं। 23 जनवरी को मिनी बजट आएगा, बिल्कुल एक और झटका मुझे लग रहा है कि लगने वाला है। वेल वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अभी तो नहीं आया तो हम बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि 23 जनवरी को मिनी बजट आएगा। असद उमर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। ताजरों, सनतकारों को उम्मीदें बहुत दिलाई गई हैं, लेकिन क्या मईशत संभल पाएगी, अहम सवाल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने ऐलान किया है कि मिनी बजट 23 जनवरी को पेश किया जाएगा। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मिनी बजट में टैक्स है, ज़ाब्तगियों को दूर किया जाएगा। बिल्कुल, ये भी होने वाला है। ज़रा सुन ले एक दफ़ा खुद, फिर बात करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नज़र आएंगी, आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। और कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की ज़रूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। मिनी बजट पेश करने का ऐलान इन हालात में किया जा रहा है जब हुकूमती वज़रा मईशत के टेक ऑफ की कहानियाँ सुना रहे हैं। जो तहरीके इंसाफ ने पहले 5 माह में वाज़े फैक्ट्स फिगर से आपको साबित कर सकता हूं कि आपको नजर आएगा कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने बहुत बेहतर काम किया बनिस्बत उन हुकूमतों का। इस साल 23 तारीख को जब इंशाल्लाह हम अपना नया बजट लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। जरूर जश्न मनाएं इंशाल्लाह ताला कि ये जो पिछले बजट थे वो सारे जाली बजट थे, पहले असली बजट आ रहे हैं। कम तबका आमदन जिसका 20%, जिसकी 17,000 माहाना आमदनी है एक हाउस होल्ड की, उस पर तकरीबन पिछली साल से फिर भी कम इन्फ्लेशन आई है। हुकूमती दावों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाज़ा सिर्फ 4 माह में होने वाली महंगाई से ही लगाया जा सकता है। आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाएं कि गैस और बिजली की कीमतें ऊपर जाने से तमाम बुनियादी ज़रूरत की अशिया पहले ही महंगी हो चुकी है और इस नहले पर दहला मुसलसल ऊपर जाते डॉलर ने मारा। अब हाल ही में आपको ये भी बता दें कि दवाएँ भी 15% तक महंगी कर दी गई हैं। टैक्सों की वसूली में कोई इजाफा नहीं हो रहा, गैर ममालिक से कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। आवाम बेचारे इन दावों पर कहें भी तो क्या कहें, आवाम की राय क्या है वो सुनिए। उम्मीद रखते हैं हम इमरान साहब से। इमरान साहब गरीबों का साथी लग रहा है बातों में, लेकिन करके दिखाएगा तो इंशाल्लाह हम भी उसके साथ होंगे। आम यूज की चीज़ें इनको सस्ता करें तो फिर तब तब्दीली आएगी, इस तरह तब्दीली नहीं आएगी। फ़र्क क्या पड़ेगा कि शायद हालात ख़राब ही हों मज़ीद। अभी जिस यही चीज़ें अभी लेने के लिए आए हैं तो इन्होंने पहले, आज से कुछ अर्सा पहले इसके रेट्स कुछ और थे और आज ये कम से कम 20-25 रुपए का फ़र्क है। ख़जाना तो जो है वो सबका हुकूमतों ने खाली किया था। इंशाल्लाह जो है इमरान खान से हमारी उम्मीद है कि आगे बेहतरी आएगी। गरीब आदमी के लिए ये कुछ भी नहीं, तो ऐसी हुकूमत से हमें क्या फ़ायदा जो अवाम को रिलीफ ना दे सके। गरीबों को रिलीफ दें। देखें जी, आप अवामी इंसाफ का नारा लगा कर आए, आपने क्या इंसाफ किया हुकूमत के बच्चों अवाम के साथ?
मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों को तो हुकूमत करनी ही नहीं आती। हर हफ्ते इनका एक नया एक प्लान आया होता है, नया एक बजट लाने का। ये सिर्फ सोशल मीडिया की गवर्नमेंट है, इसको तो आवाम से मेरा ख्याल है आवाम को कोई रिलीफ ये नहीं दे सकते। इनको घर चले जाना चाहिए, ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सके। इन्होंने तो महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी है। बिजली गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, रोज़मर्रा की अशिया टमाटर प्याज हर चीज़ महंगी कर दी है। बजट जो आ रहा है इसमें भी अगर इस तरह की महंगाई के और ज़्यादा जो असरात आवाम पे आ रहे हैं, पहले ही लोग खुदकशियों पे मजबूर हो चुके हैं, लोगों के घर नहीं रहे, कोई काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद कोई बेहतरी आएगी। इसका सारा जो है वो गरीब आवाम पे जो है वो असर पड़ेगा, तो ये इनको इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट इस वक्त इमरान खान के, उसको तो प्रॉब्लम्स को पता ही नहीं था, इसलिए बुलंद बांग दावे किए थे। मेरे ख्याल में बजट में तो डेफिनेटली ये महंगाई तो आएगी। मौजूदा हुकूमत से तो तवक्को नहीं हो सकती कि ये आवाम को फ़ायदा देंगी। अभी ये मनी बजट पेश करें, अव्वल तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और जब पेश करें तो ये टैक्स लगाएंगे, मज़ीद फ़ायदा मिल सकता है गरीब आवाम को, और पेट्रोल सस्ती करेंगे और अशिया खुदानूस में थोड़ी सस्ती आ जाएगी, तो फिर आवाम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। ये तो हम हुकूमत का काम है ना, सस्ती करनी, आवाम के फ़ायदे के लिए करनी चाहिए सस्ती। जब बजट दोबारा हो रहा है तो इंशाल्लाह सस्ती होंगी। जब पेश करेगी तो पता चल जाएगा कि उसने कहा कि पेट्रोल सस्ते हो जाएगी और जो अशियाई खुर्दनोश है ये भी सस्ते हो जाएंगे, तो तवक्को तो है इंशाल्लाह। अभी तक जितना भी बजट पेश हो चुका है ना गरीब आवाम के लिए वो मफाद में नहीं है, और ना गरीब आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचाता है। बस सर अल्लाह इस मुल्क पर फजल करे। गरीब आवाम तो बहुत तंग है इस महंगाई से, महंगाई की वजह से तंग है, परेशान है। अच्छा जी, अवाम की राय तो आपने सुन ली है, लेकिन अवाम के साथ साथ ऑपोजिशन ने भी हुकूमत को मिनी बजट पर आड़े हाथों लिया है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मिनी बजट लाने के बजाय नए बजट की तैयारी करे। दूसरी जानिब बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपने ताज़ा मजमून में तज्जिया किया है कि इमरान खान आम पाकिस्तानी की मुश्किलात दूर करने में नाकाम हो रहे हैं। शुक्रिया सुलैरी साहब, आपने वक्त दिया हमें। सुलैरी साहब, आवाम ज़रा परेशान है, ज़ाहिर है पहले ही महंगाई हुई है, वो तो लोगों ने कड़वा घूंट समझ कर पी ली, लेकिन अब फिर मिनी बजट की बातें की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने दिल खोल कर इमदाद दी है। हुकूमत ने डॉलर भी जी भरकर महंगा किया है, बिजली गैस दवाएं खाने पीने का सामान सब महंगा हो गया है, लेकिन फिर एक और मिनी बजट आ रहा है। तो हम क्या इस मरतबा ये एक्सपेक्ट कर लें कि इन इक़दामात से मईशत बहाल हो जाएगी, या फिर एक और बजट का इंतज़ार करें? देखिए, मईशत ना तो रातों रात ख़राब होती है, ना रातों रात ये बहाल होती है। यकीनी तौर पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मईशत की बहाली की तरफ जो इक़दाम हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर अपना फ्रूट लेके आएंगे। अभी तक की अगर हम देखें तो वो जो दोस्त ममालिक ने दिल खोल कर इमदाद दी, वो हुकूमत की शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस माली साल में पूरा कर लिया जाए, IMF के पास जाए बगैर, ताकि IMF के साथ नेगोशिएशन जो है वो आसान हो सके। जो मेयर्स, मुश्किल मेयर्स जिनका आपने जिक्र किया, डेफिनेटली कोई भी जमहूरी तौर पर जो मुंतखब होकर हुकूमत आती है उसके लिए मुश्किल होता है कि अपने वोटर्स को इस तरह से मायूस करे, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ये ना किया जाए तो फिर इकॉनमी जो है वो उसी विशेष साइकिल का हिस्सा रहेगी, जिसमें कि आमदनी आपकी कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और उन आमदनी और अखराजात को जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से मज़ीद कर्ज़े लेना पड़ रहे होते थे। तो यकीनन ये चीज़ शॉर्ट टर्म में बहुत ज़रूरी थी, मीडियम टर्म में ये इसको संभाला देगी इकॉनमी को, और लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जा रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। राइट, लेकिन सुलैरी साहब ये भी बताइएगा कि इतने सब इक़दामात उठाने के बाद भी क्या पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, IMF के पास जाना इसलिए ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट के बगैर आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते, और अगला स्टेप है वो अगर आपको स्कूप बॉन्ड्स बेचने हैं, डॉलर्स बॉन्ड, यूरो बॉन्ड्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बॉन्ड्स, किसी तरह के भी जो बॉन्ड्स अगर आपको सेल करने हैं तो IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट उसका मार्कअप बहुत कम कर देगा, वरना उन बॉन्ड्स पे सिक्योरिटी फैक्टर इतना ज़्यादा होगा, रिस्क फैक्टर, कि उसका प्रीमियम बहुत हाई पे करना पड़ेगा, यानी उनको बड़ा हाई प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तान हुकूमत को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कुछ मामला तय करने हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ करने हैं, या बाकी मल्टीलैटरल के साथ, तो उसमें भी
IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट जो ज़रूरी होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान हुकूमत ने जो वॉलंटरीली जो कड़वी गोली निकलना शुरू कर दी, तो उसके नतीजे में IMF के साथ निगोशिएशन काफ़ी आसान हो जाएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि IMF के प्रोग्राम में जाने से पहले चूँकि पाकिस्तान उनको स्मूदन कर चुका होगा, तो वहाँ पे बार्गेन करना, निगोशिएट करना आसान होगा। और फिर चूँकि माली साल के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का बंदोबस्त हो गया है, तो शायद थोड़े रकम के लिए, थोड़े अरसे के लिए जाना पड़े। ज़ुलैनी साहब, इकोनॉमिस्ट दुनिया के बेहतरीन बिजनेस मैगजीन्स में से एक है, मोतबर है। वो ये कहता है कि वज़ीर आज़म की टीम ये हालात संभालने में अब तक नाकाम है और उनसे ये हालात कम से कम संभलने वाले हैं नहीं। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? देखिए, इकोनॉमिस्ट के एनालिस्ट की एक अपनी राय हो सकती है। मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी तो हुकूमत के पास है। हुकूमत जो है या हुकूमती टीम जो है वो स्ट्रेटजी को मुनासिब तौर पे डिसेमिनेट नहीं कर सकी। अभी जो 2 रोज़ पहले असद उमर साहब ने कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खिताब किया, ये गालबन महीना 1.5 महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ असद उमर साहब ही नहीं, तमाम जो इक़्तिसादी अमूर के वज़रा हैं, खारज़ाक दाऊद साहब हों, हारून शरीफ साहब हों, जो कि बड़ी तनदही से मेरा ख्याल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आवाम के पास, हमाद अज़र, इनको जो स्टेक होल्डर हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, इनके पास ज़्यादा जाना पड़ेगा ताकि एक स्ट्रेटजी जो इनके पास है और जो फ्रेमवर्क है उससे एतमाद में ले सकें लोगों को। सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी पे काम करना और उसको डिसेमिनेट ना करना, उससे यकीनी तौर पे बेयकीनी का खात्मा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो मीडिया में रूमर्स आती हैं या बाकी चीज़ें जिसमें कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी सिरे से मौजूद ही नहीं, उसका अजाला तभी जबकि ये तमाम वज़रा और जो टीम जो है ये इन स्टेक होल्डर से रब्ता करें, उनको अपना प्लान ऑफ एक्शन समझाएँ। अच्छा सुलैनी साहब, बाकी सब कुछ तो आपने बता दिया है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हुकूमत की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर होने के नाते आप अवाम को खबरदार कर दें कि आगे उनकी ज़िंदगी में क्या असरात पड़ने वाले हैं, क्या कुछ महंगा हो सकता है। देखिए, एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर होने के नाते इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं कि मेरा ताल्लुक़ हुकूमत से है या मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है। ऑब्वियसली सजेशन है जो कि मैं देता हूँ या बाकी मेंबरान देते हैं। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि इन इक़दामात से लोअर इनकम ग्रुप्स और लोअर मिडिल इनकम क्लास जो है उस पर कम से कम फ़र्क पड़े। मैं ये तो कह सकता हूँ कि मुझे इन इक़दामात का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मेरे गैस का बिल महंगा हुआ है, बिजली का बिल महंगा हुआ है, लेकिन वो लोग जो कि लोअर इनकम क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनी तौर पे हमारी कोशिश है कि वहाँ पे इम्पेक्ट कम से कम जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हुकूमत के इन तल्ख़ इक़दामात का जो पेरेंट इस वक्त सख्त लग रहे हैं उनको साथ दिया जाए ताकि इन द लॉन्ग टर्म मईशत जो है वो कर्ज़ों के गिरदाब से बाहर निकल सके, या अभी हुकूमत से कहें कि वो नोट छाप के सब्सिडीज़ देती जाए और 5 साल बाद दोबारा से हम इसी से स्टार्ट कर रहे हों, यहाँ से कि या PMLN की हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने स्टार्ट किया। आबिद क़य्यूम सुलैनी साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन आवाम के पास तो 2 चॉइसेस नहीं है, आवाम के पास तो सिर्फ एक चॉइस है और वो यही चॉइस है कि हुकूमत के सख्त इक़दामात को बर्दाश्त किया जाए और ये महंगाई का तूफ़ान, जिसका आई एम ग्लैड कि आपने भी जिक्र किया कि आपका भी गैस का बिल ज़्यादा आता है, बिजली का बिल अब ज़्यादा आ रहा है, उसको बर्दाश्त करें। ज़ाहिर है आवाम तो नहीं कह सकते कि नोट छापें या कुछ और करें, आवाम ने तो सिर्फ सहना है। हम इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं शायद वो कुछ इन्फ्लुएंस डाल सकें। मारूफ सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला हमारे साथ होंगे। अच्छा जी, मिनी बजट जो कि 23 जनवरी को आएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारी इससे पहले भी बात हुई आबिद क़य्यूम सुलैनी साहब से, और अब मारूफ सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी उनकी राय लेते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, वज़ीर ख़जाना असद उमर से आप लोगों की बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। इस बैठक में मिनी बजट के फ़वाइद भी बताए गए। बिजनेस कम्युनिटी को क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पहले तो हमारा बुनियादी इख्तलाफ इस बात पे था कि अगर ये मिनी बजट है तो उसको लाना क्या ज़रूरी है, जबकि हम जनवरी में हैं और जून के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। लेकिन उनकी जो वजूहत थी वो अपनी जगह पर हमें लगता है कि वैलिड हैं, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी बातें हैं जो कि हमारी अपनी डिमांड्स में शामिल हैं, जिसमें वो डिस्क्रिशनरी पावर जो है ब्यूरोक्रेसी के, उसको हमने बड़ा अपोज किया था। अगर वो उसको एड्रेस करते हैं इस बजट में, फिर उन्होंने कुछ वसाइल की बात की है, कुछ नए टैक्सेस की बात की है, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त
और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, उसके साथ आप चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। लेकिन बार उनकी जो उन्होंने जो वजहें बताई हैं वो ये है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा है, पॉलिसीज़ को कुछ चेंज करेंगे 6 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकते, तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, इम्पोर्ट को कम करना चाहते हैं। तो हम भी उनके साथ हम समझते हैं कि अगर ये करना चाहते हैं तो देख लेते हैं 23 तारीख को ये जिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जिसकी हम डिमांड करते हैं, वो कहाँ तक उसको लाने में कामयाब होते हैं। और सबसे बड़ी बात हम ये समझते हैं कि जो हमारे स्टकअप रिफंड्स हैं, सेल्स टैक्स के रिफंड्स हैं और DLTL क्लेम्स के रिफंड हैं, उनको हमें मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हम इसका भी सोल्यूशन देंगे और 1/3 जो है वो कैश पेमेंट करेंगे इसी साल में और 2/3 जो उसके हम बॉन्ड्स जो है ना वो इशू करेंगे, जो कि डिस्काउंट करा के हम बैंक से ले सकते हैं। तो कुछ अच्छी बातें नजर आती हैं, लेकिन जरूरी है 150 अरब और 180 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हैं इसकी हमें बड़ी फिक्र रहा। जुबैर साहब, टैक्सेस की ज़ाहिर है आपको भी फिक्र रहा कि आवाम को भी फिक्र रहा। क्या ये बताइएगा कि आप लोगों ने असद उमर के सामने कुछ गुजारिशात भी रखी हैं बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, तो आपको लगता है कि आप लोगों की बातें मानी जाएंगी और अगर ना मानी गई तो फिर क्या रिएक्शन है, क्या नुकसान हो सकता है? लेकिन इससे पहले भी हमारे वफ्द ने मुलाकात की थी इस्लामाबाद में और इन सारी बातों का उसमें कई बातों को उन्होंने यस कहा था, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने वादा ये किया है कि उनको हम 23 तारीख को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें कई SRO हैं। मिसाल के तौर पर अभी एक रीसेंट SRO इशू हुआ है जिसको आप ये कहते हैं कि 1301 नंबर उसमें डाला हुआ, जिसमें जो पावर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, खास करके FBR के, वो पावर्स को उन्होंने नीचे की सतह पर आगे मुंतकिल करने की बात की है। जब आगे की सतह पर मुंतकिल करने की जब बात करते हैं तो ये और ज्यादा खतरनाक है, और जिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं वो तो और खराब हो जाएगा। लोग इस वक्त परेशान हैं नोटिस से, ऑडिट से, रेट से, अननेसेसरी विजिट से, ये तमाम चीज़ों को हमने कर्टेल करने की बात की, उन्होंने वादा किया है और हम परसों फिर जो है ना इस्लामाबाद जाके इनसे ये सारी चीज़ों की जो है ना हम फाइनलाइजेशन करेंगे कि इसमें कौन सी होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है ना वेडनेसडे को बता सकेंगे कि क्या हमारी उनके साथ फाइनल क्या बातें हुई हैं। चलें, फाइनल जब क्या आ रहा है, ठीक है, फाइनल जब बातें हो जाएंगी तभी आप हमसे शेयर कर सकेंगे। लेकिन होपफुली बिजनेस कम्युनिटी, आवाम और सबके लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका जुबैर मोतीवाला साहब। हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन हम जल्दी से उन लोगों के नाम लेने जिन्होंने हमें ट्वीट किया है। एडवोकेट भट्ट, अकरम जावेद, राशिद गफूर साहब, आरिस जुनेजो, मोहम्मद कामरान गनी एंड द लिस्ट गोज ऑन। थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस। हमारी ही वो कराची ईद की तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेके अभी जो हम वीडियो चला रहे थे, किसी ने हमें ट्वीट किया और कहा है ग्लटन्स, कि ऑब्वियसली आपको पता है ना ग्लटनी भी वन ऑफ द सिंस कहा जाता है। तो ग्लटन भाई, कराची ईद पे ग्लटन नहीं होंगे तो और क्या होगा? मतलब खाना ही है ना, हर जगह खाना खाना नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली आप आए हुए हैं कुछ देर के लिए उधर, 2-3 घंटे जितना भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज ईट एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स। मैं तो उसमें तो फिर हम सारे ये बात सोच रहा हूँ कि माशाल्लाह हमने खाया पिया, सब कुछ चखा, फिर हमें रात में क्यों इतनी भूख लग रही थी? पता नहीं यार, और आज तक हमें ये भूख क्यों लग रही है? मतलब ये नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता कि एक दिन इंसान खाए और फिर एक हफ्ता गुजार ले उसी एक खाने पे, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी एक दिन बंदा जिम जाए और फिर 1 महीना गुजार दे उसी एक दिन जिम पे। ऐसा नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना पड़ता है। हाँ, इस पे तो हम तफसील से बात करेंगे ही कि ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में जो इक़दाम उठाया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? आप हमें लिख के भेज सकते हैं जियो पाकिस्तान TV, और आपकी राय को भी हम इस मौजू में शामिल करना चाहेंगे। इफ यू आस्क मी, तो मैं इतनी अहमकाना उस पे डिसीजन पे बात भी नहीं करना चाह रही ऑनेस्टली। मतलब हम किधर से शुरू हुए और किधर जाएं, लेकिन छोड़े थोड़ी देर बात करते हैं कुछ सियासी मामलात का, पर्टिकुलरली पंजाब के सियासी मामलात का तस्करा करेंगे। पंजाब में रहें या वफाक में जाएं, अलीम खान मखमसे का शिकार हैं। साफ बता भी नहीं रहे लेकिन ज्यादा छुपा भी नहीं रहे। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान कहते हैं कि इमरान खान के वजीर आजम बनते ही उनका काम खत्म हो गया था। वजीर आजम से कहा था कि वफाक में कोई भी असाइनमेंट दे दें, काम करने के लिए तैयार हो। और जल्दी से आपको बताएं कि निजी टीवी को इंटरव्यू में अलीम खान ने कहा कि वजीर आला पंजाब बनने से रोकने वालों को अल्लाह खुश रखे। वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर उस वक्त की हुकूमत असरअंदाज हुई और इमरान खान से ख्वाहिश का इजहार कर चुका हूँ कि ये तो ऑब्वियसली उनकी पे डिपेंड करता है कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुझ पर एतमाद है, वो मुझसे मुशावरत करते हैं। वजीर आला की मर्जी से वज़रा को तलब करता हूँ। पंजाब के सीनियर वजीर साफ कह रहे हैं
कि पहले वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, अब वफाकी वज़ीर बनने की ख्वाहिश है। देखते हैं इमरान खान अपने पुराने साथी की ख्वाहिशात पर तवज्जो देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो वक्त बता देगा। लेकिन लाहौर जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम कर लेते हैं कि उनके पास अंदर की क्या खबर है, अगर वफाक में जाना चाहते हैं तो किस मनसब पर जाना चाहते हैं, और पंजाब में क्या खुश नहीं है अलीम खान साहब। अच्छा जी, रईस साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रईस साहब, आपको हमेशा अंदर की बात जो है वो पता होती है। तो अलीम खान कह चुके हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनने नहीं दिया, अल्लाह उन्हें खुश रखे। एक तो इसका क्या मतलब था, और आप समझते हैं कि वाकई लोग रुकावट बने थे इनके इस ख्वाब में? देखिए जी, मेरे जहाँ तक ख्याल है रुकावट तो कोई नहीं बना था। जब ये गवर्नमेंट बनी है तो नंबर 1 नाम अलीम खान का जा रहा था, दूसरे उम्मीदवार महमूद रशीद भी थे, शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर आला बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो इलेक्शन जो है सूबाई असम्बली का हार गए थे, MNA का जीत गए थे। तो ये किसी ने उनको नहीं रोका, ये रोका इमरान खान ने रोका। आप देखें ना कि जो सियासत में साथ साथ रहे, जिन्होंने सारा सियासत में उनका काम किया, जहांगीर तरीन और अलीम खान ने, अलीम खान एकदम ड्रॉप कर दिए गए। तो वो अगर जो अलीम खान समझ रहे हैं कि किसी ने कहा और बार बार नैब बुलाती रही और अब नैब नहीं बुला रही, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान एक अपने जो उनकी तबीयत है उनको अच्छी तरह समझना चाहिए। अचानक जब बुज़दार साहब का नाम आया, कोई सोच सकता था कि उस्मान बुज़दार भी बन जाएगा, तो किसी ने उन्हें नहीं रोका। ये उनका ख्याल है कि उन्हें किसी ने रोका, लेकिन रोका है तो वो इमरान खान ने उनका रास्ता रोका है। इमरान खान ने ही बनने नहीं दिया। यानी इमरान खान नहीं, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर चाहते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था वज़ीर आला बनने से। आप कह रहे हैं कि कोई सोच सकता है, बुज़दार साहब बन गए, उस वक्त भी सोच नहीं सकते थे और अब भी सोच में ही पड़े हुए हैं अंसारी साहब। लेकिन ये बता दीजिए कि अलीम खान साहब ने ऐसी इंटरव्यू में तस्करा किया कि उस्मान बुज़दार साहब उनसे मशवरा करते हैं, वो वज़ीरों से उनकी कारकर्दगी भी पूछते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किस हैसियत में इतना इन्फ्लुएंस अगर उनका पंजाब हुकूमत में है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो पंजाब हुकूमत के मामलात चलाने में अपना ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल। अलीम खान, देखिए अलीम खान एक सीनियर वज़ीर हैं और तमाम वज़रा जो है, जो वज़रा का एनक्लेव है उसमें जगह दी गई, लेकिन अलीम खान ने पूरा अपना ऑफिस बनाया 90 शारा, जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ जब थे ये उनका कैंप ऑफिस था और वहाँ वो वज़ीरों को तलब भी करते हैं। मेरी अलीम खान साहब से बात भी होती रहती है, वो कह रहे हैं मैं सीनियर वज़ीर हूँ, 100 डेज़ प्लान मेरे पास था, जो आगे चीज़ें हो रही हैं उसके लिए वज़ीरों को बुलाता हूँ, मैं अब भी बुलाता रहूँगा। वो एक तरह से अपने आप को एक ये कह लें कि दूसरा वज़ीर आला पंजाब का वो अपने आप को समझते हैं। और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है, इसी तरह ये हमारे इल्म में है कि इस तरह अहकामात भी देते रहते हैं। IG को अलहदा अहकामात चले जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को अलहदा जाते हैं। जब ये मीटिंग करते हैं तो वज़ीर आला की तरह ही मीटिंग करते हैं, वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी होता है, IG पंजाब भी होगा, दूसरे सेक्रेटरीज भी बैठते हैं, वज़ीरों की अलहदा मीटिंग लेते हैं। तो यहाँ भी वो मजबूती है। और ये जिस तरह आप समझते हैं, पहले भी सबको पता है कि यहाँ जो वज़ीर आला बुज़दार उनका एक अपना एक ग्रुप है, अलीम खान का एक अपना ग्रुप है, महमूद रशीद का एक अपना ग्रुप है, यहाँ 4-5 तहरीक इंसाफ के ग्रुप चल रहे हैं। और उसी वजह से एक बड़ी वजह देखें, जो लोग कह रहे हैं काम नहीं हो पा रहे, किसी तरह भी पिछले जब से गवर्नमेंट आई है काम ही नहीं हो पाए, हत्ता कि एक छोटा छोटा पैच वर्क नहीं हो पा रहा सड़कों पर, तो 1 रुपया जारी नहीं कर रही है डेवलपमेंट फंड के लिए। रईस साहब, यही तो सारी बात है कि जब आप भी हमें तस्दीक कर रहे हैं इस बात की, हमने भी सुना है कि अलीम खान साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है पंजाब हुकूमत में और उनसे पूछे बगैर एक्चुअली कुछ होता नहीं है, मुशावरत उनके साथ होती है। तो जब वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं पंजाब में, तो फिर वो क्यों फेडरल में जाना चाहते हैं, फेडरल मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं? वहाँ उनको क्या मिलेगा? नहीं, वो फेडरल बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन वो हार गए थे और दोबारा सोचा जा रहा था कि वो सूबाई असम्बली जीतें तो ले आएँ। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान अगर समझते हैं कि मैं पंजाब में गुड परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, अगर वो समझते हैं सेंटर में जाना तो सेंटर में ले जाएं, मैं काम कर लूँगा, चाहे मैं वहाँ काम कर लूँ चाहे मैं यहाँ काम कर लूँ। वो ख्वाहिश ऐसी नहीं रखते। अगर देखें तो पंजाब में ज़्यादा मजबूत है। पंजाब में तो सारी गवर्नमेंट के तकरीबन आधी गवर्नमेंट के पास वो चला रहे हैं। यहाँ काम हो क्या रहा है ये बता दीजिए। आपने ग्रुपों का तस्करा कर दिया, वैसे तो पहले मुझे इस बात पे भी अचंबा हुआ, हैरानी हुई कि उस्मान बुज़दार साहब का भी अपना कोई ग्रुप बन गया इतनी जल्दी। तो क्योंकि ये महमूद रशीद साहब हो गए, अलीम खान साहब हो गए, तो बड़े अरसे से एक्टिव है तहरीक इंसाफ में, इनके ग्रुपों की तो समझ आती है। इन ग्रुपों की आपस में कितनी बनती है बाय द वे?
इन ग्रुपों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मैं आपको चले वाक़या सुना दें, मैं खुद मौजूद था, खड़ा था। इमरान खान लाहौर में आए और वहाँ पर एजाज गौर सा एक्टमा का फंक्शन था। तो जो DG-LD हैं आमना लाहौर की, और जो इन्होंने तहरीक इंसाफ ने वहाँ वाइस चेयरमैन रखे इमरान साहब, तो उनकी आपस में नहीं बनती। गौहर एजाज साहब प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि इनकी DG-LD की और वाइस चेयरमैन जो LD के रखे इनकी सुलह करा दें। मैं खुद वहाँ देखता हैरान रहा कि प्राइम मिनिस्टर को छोटी छोटी सी बात बताई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि DG-LD की और वाइस चेयरमैन की सुलह का काम करे, ये CM कर रहे अगर ऐसा मसला है। तो वो यहाँ पर जो लोग लगाए गए हैं, जो सियासी लोग लगा दिए, PH में लगा दिए, LD में लगा दिए, ये लोग एक दूसरे से अभी तक लड़ रहे हैं, ज़रा काम नहीं हुआ। जिस तरह चीफ जस्टिस देख लें, अभी मुझे हेल्थ में मुझे कोई ऐसी चेंजेस नज़र नहीं आई, मुझे LDA में ऐसी कोई चेंजेस नज़र नहीं आई, लाहौर की डेवलपमेंट में या पंजाब की डेवलपमेंट में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। वो तो फंड्स ही जारी नहीं कर रहे, वो तो सिग्नेचर करने से डर रहे हैं कि किसी के बिल पे साइन कर दें। सारा काम तो यहाँ रुका हुआ है। अगर वो काम अगर बुरा ना बनाए तो बुज़दार साहब को देख लें, वो एक मिसाल है ना। तू मेरा काम छोड़, मेरी आनियाँ जानियाँ देख। 4 हॉस्पिटल रोज़ चले गए, 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले गए। यार काम करें, सिस्टम ठीक करें। सिस्टम ठीक हो ना, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ना कॉलेज जाना पड़ेगा। खान साहब वो कहते हैं कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, तो अब ये प्लस कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम देख ही रहे हैं और आप हमें बता ही रहे हैं। लेकिन काफ लीग को भी दूसरी तरफ शिकायत हैं, वो कहते हैं हमें भी काम नहीं करने दे रहे। तो बेसिकली इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि, और इदारे भी शिकायत करते हैं कि उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो पंजाब में फिर हमने कूड़ा करकट की भी किस्से सुने, एहतजाज भी एक मुख्तसर सा देखा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है इतने बड़े सूबे में पाकिस्तान के? देखिए आखिर सूबे में ये हो रहा है कि यहाँ चंद वोटों से गवर्नमेंट बनी है तहरीक इंसाफ की। उसमें सबसे ज़ोरदार काफ लीग है, उनके 10 वोट हैं। 10 वोट इधर से उधर हो तो गवर्नमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। वो परवेज़ इलाही एक मंजे हुए सियासतदान है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका एक अपना मजबूत ग्रुप है। उसके बाद अलीम खान का अपना ग्रुप है। बुज़दार साहब के भी 4 लोग साथ रल गए हैं। उसके अलावा चोई सरवर साहब एक अलहदा मजबूत ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ जब इतनी ग्रुपिंग होगी तो काम कहाँ से होगा? काम होना ही नहीं है। इमरान खान पहले इनकी ग्रुपिंग तो ख़त्म कराएं। इमरान खान बैठ के बताएंगे ग्रुपिंग, वो सिर्फ तकरीरों में कहते हैं बुज़दार साहब वसीम प्लस है कि शायद सबको मेरा मैसेज पहुँच जाए और सब खामोश हो जाएँ, लेकिन खामोश नहीं है। कल तो उनके अपने, जिस तरह कहते हैं, उनके अपने नईम साहब ने भी प्रोग्राम में कहा था कि जो बड़े हमारे यहाँ हैं उनमें भी आपस में बात चपकलिश हो जाती है और चल भी रही है। तो ये इमरान खान जब तक ये बैठ के इसे ख़त्म नहीं करेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। ये ग्रुप मजबूत ग्रुप है सारे। ये चंद वोटों की वजह से इमरान खान भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, बुज़दार साहब भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। शुक्रिया। और हम आपके पास हमेशा इसीलिए आते हैं ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें भी जो यहाँ न्यूज़ मिलती है वो इतनी इनकरेजिंग नहीं होती कि अभी तक प्रॉब्लम्स यही हो रही हैं और अचीव कुछ नहीं किया गया। तो यू आर वेरी राइट। और आपने एक चीज़ निस्बतन बेहतर और ठीक नज़र आ रही हो ना, अपेरेंटली लाहौर की बात कर लें या पंजाब के बड़े शहरों का आप तस्करा कर लें, तो वो अगर ख़राब होने लगे तो उसका दुख ज़्यादा होता है। जो पहले ही चीज़ ख़राब है वो ख़राब हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, और वो फिर वो एक मुहावरा है ना अंग्रेजी का, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। जो चीज़ें काम कर रही हैं, जो टूटी भी नहीं हुई, तो उनको फिक्स करने पे क्या लगे हुए हैं आप? उस निज़ाम को चलने दें और बिल्ड अप ऑन इट। अच्छा जी, एनीवे, ये तो हमने एक बात की थी। एक और बड़ी अजीब व गरीब बात है अब्दुल्ला, बल्कि मैं आपका ओपिनियन भी बीच में चाहूँगी और फिर हम बात भी करेंगे इस पे। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने, मैं एक बात बताता हूँ, हमें एक आदत है कि एक चीज़ हम चल रहे होंगे जिसका हमसे कोई कंसर्न नहीं होगा, हम उसे इग्नोर करके भी गुजर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वापस मुड़ेंगे, उसमें तंग करेंगे, घुसने की कोई। तो यानी आप कह रहे हैं जो अभी मैं बात करने लगी हूँ वो तंग वाली बात हम नहीं कर रहे। हाँ। ये जो फैसला हुआ है मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि यू कुड हैव जस्ट इग्नोर्ड इट एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। अच्छा, अब बता तो देना कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिहेवियर तो है ना बहैसियत। अच्छा, अब हम लोगों के ओपिनियन के लिए उनको बता तो देना कि हम अपना ओपिनियन किस चीज़ पे दे रहे हैं। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या किया है जी कि 14 फरवरी को सिस्टर्स डे मनाने का ऐलान कर दिया है जी। 14 फरवरी आपको पता है ना, वैलेंटाइंस डे होता है। उस दिन वैलेंटाइंस डे हो या सिस्टर्स डे हो, किसी को क्या त्यौहार मनाना है, ये तालीमी इदारों के बताने का क्या काम है? बहुत बड़ा सवाल तो ये सबसे पहले यही है। और इस बात की कुछ समझ नहीं आई। अब्दुल्ला तो ऑलरेडी हम बड़े भरे हुए हैं। सिस्टर ब्रदर डे मना रहे हैं ना, तो इसको राखी डे का नाम दे दें आप।
ये आपने कहा से ये कुछ भी मनाने को, आपने वैलेंटाइन नहीं मनाना, ना मनाए भाई, पर मजीद उसको उल्टा करने की क्या जरूरत है? ये तो और गलत कॉनोटेशन हो जाएगी ना फिर। अब बताएं क्या करेंगे, मतलब व्हाट इज दिस, क्यों फोर्स कर रहे हैं? आपको जल्दी से बता दें, पूरी मैंने खबर बता दें, फिर इस पे बात करते हैं कि 14 फरवरी को दुनिया भर में, आपको याद दिला दें, वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, जिस दिन हर कोई अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करता है। ऑब्वियसली थोड़े से 2 हाथ आगे भी निकल जाते हैं वैसे लोग, बट स्टिल इट्स स्टिल अ डे ऑफ लव। तो लिहाजा फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस दिन के हवाले से बड़ा मुख्तलिफ इंतज़ाम किया है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर फैसलाबाद की, एक दफ़ा फिर बताएं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सिस्टर डे मनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद मशरकी सकाफत और मजहबी रवायात को नौजवान नस्ल के अंदर फ़रोग देना है। इस पर ज़रा प्लीज़ एक अदद आप ज़रा मोमेंट ऑफ साइलेंस दें। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जफर इकबाल रंधावा की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम अपने कल्चर, इक़रार और इस्लामी इक़रार से मालामाल है। बिल्कुल ठीक बात है, हम हैं, और इसलिए हमें इग्नोर करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इस दिन यूनिवर्सिटी की तालिबात में स्काफ, चादरें, बुरक़े तकसीम करेंगे। उनका कहना था कि हमारे कल्चर में ख़वातीन ज़्यादा बाख्तियार हैं और इन्हें बहन, माँ, बेटी और बीवी की सूरत में बेपनाह इज़्ज़त हासिल है। उन्होंने कहा कि हम अपने कल्चर से दूर और मगरबी सकाफत के करीब होते जा रहे हैं। मोहतरम वाइस चांसलर साहब का मौक़िफ़ सर आंखों पर, लेकिन किसको क्या दिन मनाना है ये उस शख्स पर डिपेंड करता है, किस बच्ची ने, किस खातून ने, किस लड़की ने, हम तो घरों की बच्चियाँ ही कहते हैं इन्हें, क्या पहनना है। उन्होंने बुर्का पहनना है, स्काफ पहनना है, ये वाइस चांसलर साहब, बहन, बेटी, बीवी निकल जाए इन चीज़ों से भाई। नंबर 1, अगर वो बनना चाहती हैं किसी की बीवी या बहन या बेटी या व्हाटएवर, लेट देम डिसाइड, हु आर यू टू इम्पोज इट, नंबर 1। नंबर 2, आप कौन होते हैं ये सिस्टर डे मनाने वाले कि हम चादरें भी देंगे, बुरके भी देंगे? नहीं, ये तो भाई आप थोप नहीं सकते किसी पे कल्चर या मजहब या एनीथिंग। यहाँ की अगर आप औरतों को, ख़वातीन, बच्चियों को इतना बाशऊर समझते ही हैं, तो लेट देम डिसाइड फॉर देयर ओन सेल्फ, हु आर यू टू डिसाइड फॉर देम। ये बिल्कुल कोई अजीब किस्म की, एंड आई होप कि ना हो और सारे बाकी इसको फॉलो ना करें। अच्छा, हम उन पे भी मेहमान भी होंगे, बड़ी गलत कॉनोटेशन है। हम अब कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं, चक्कर चल रहे होते हैं लड़के लड़कियों को, और दूसरों के सामने नहीं जाके कहते कि हमारी बहनों जैसी है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग भाई। कुछ ना कहो अगर नहीं कहना, मतलब जरूर जाके आपने बुर्का देना है। क्या लड़कियां जो हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, लड़कों को टोपियां और तस्बीह और वगैरह ये चीजें देंगी? अच्छा, तज्जियाकार हमारे साथ हैं, ये हार्श रियलिटीज हैं। कभी कभी हम बात इसलिए कर देते हैं क्योंकि अमूमन टीवी पे इन चीज़ों पे कोई बात करता नहीं है, डरते हैं लोग, लेकिन हम कर देते हैं क्योंकि ये आपके और हमारे दिल की आवाज़ है। अमार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अमार साहब, वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं मनाएं, ना दें मगरबी कल्चर को फरोग, हम भी नहीं मनाते। आपने कभी जियो पाकिस्तान में भी देखा होगा, हम 14 फरवरी को भी मेक श्योर कि हम लाल रंग ना पहने, और पर्सनली भी अगर आप हमें जानते हो तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ बहुत बुरी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन अमार साहब, लेकिन इसकी जगह सिस्टर्स डे जो मनाने का फैसला किया है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने, क्या किसी तालीमी इदारे को ऐसा करना चाहिए? ये लॉजिक आपको समझ आती है? ये जो सिस्टर डे है ना, ये हमारी रवायत बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर है ये उस तरह वैलेंटाइन डे का मुकाबला करने के लिए एक तरह से एक रवायत निकाली गई है। जो सिस्टर्स डे है, ये बुनियादी तौर पर हिंदुओं की एक रस्म है जिसे राखी कहा जाता है, जो कि उनके हवाले से बहुत खूबसूरत रस्म है। तो इसके ऊपर इस तरह की तालीमी इदारों में सियासत होना निहायत अफसोस की बात है, और इससे जो आज़ादी का तशख़्ख़ुस मुतासिर होता है। हमने ये देखा है कि ये यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और ये एडल्ट्स हैं, ये बालिग हैं, और इनको अपनी पसंद नापसंद, अच्छे बुरे की बहुत अच्छी तरह समझ है। हम कौन होते हैं उन्हें ये बताने के लिए कि आपने ना है और ये नहीं करना। बिल्कुल अमार, आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरा ये कि ये अब सिस्टर्स डे भी आप देख लेना, ये राखी से कॉनोटेशन इसकी हो जाएगी, यहाँ भी एक रौला पड़ जाएगा कि भाई अब तो ये किसी और का त्यौहार हो गया, क्यों इस किस्म की चीज़ें पे आप घुसते हैं। अच्छा अमार, एक और बात है कि वैलेंटाइंस डे हो, न्यू ईयर का कोई और त्यौहार हो जाए, कोई इवेंट जो होते रहते हैं, ये तो किसी का भी ज़ाती फेल हो सकता है। किसी तालीमी इदारे को ये सब इवेंट मनाने या उन्हें रद्द करके मुतबादिल इवेंट देने का इख्तियार हासिल होना चाहिए कि नहीं। यू हैव बिन इन सो मेनी यूनिवर्सिटीज़, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, स्टूडेंट से भी आपका राब्ता रहता है, आपको क्या लग रहा है कि ये ठीक है?
मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने वैलेंटाइन डे नहीं मनाना तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप दूसरों को ज़बरदस्ती सिस्टर्स डे मनाने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका रिएक्शन होगा। हमें ये भी याद रखना है कि इस तरह का कोई भी दिन हो, अगर आप उसको अपनी समाजी हदूद और क़यूद के मुताबिक सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। जब आप समाजी इक़दार को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस पर माशरे का, समाज का रिएक्शन आता है, और ये जो रिएक्शन ताज़ा तरीन हमारे यहाँ सामने आ रहा है, ये कोई बहुत अच्छी रवायत नहीं है। इससे आप रोक नहीं सकते इस कैफियत को। इससे सिर्फ़ और सिर्फ शिद्दत पसंदी, तशद्दुद की तालीमी इदारों में सियासत उस मिलेगा। अच्छा, लास्टली आपसे शिद्दत पसंदी की आप बात कर रहे थे। पाकिस्तान का जो आलमी इमेज है अहमद, वो बहुत मुनासिब नहीं है। सॉफ्ट इमेज तो हम कोशिश ही करते रहते हैं उजागर करने की, रजत पसंदाना और एट टाइम्स शिद्दत पसंदाना माशरे के तौर पर हमें देखा जाता है, एक रियलिटी है। तो ये तासुर बदलना क्या ज़रूरी है या बस ऐसे ही चलने दें जैसे चल रहा है? ये माशरा ऐसा ही चल रहा है और इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। हमें ज़रा भी एहसास नहीं होता इस तरह की बातें करते हुए कि ये दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है। अब आपके मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसकी रसाई एक आम शख्स तक मौजूद है। तो फिर आप क्यों इस तरह की बातें करके अपने आप को कुएं का मेंढक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने ऊपर कदामत पसंदी की तोहमत क्यों लगा रहे हैं? क्या हर्ज है कि अगर हम दुनिया की जो बेहतर बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको कबूल करें और उस तक रसाई हासिल करें? इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अमार मसूद। और हम माशरे की बात कर रहे थे कि जैसे है वैसे ही चल रहा है। तो अभी आई केम अक्रॉस अ न्यूज़ सुबह को, लाहौर अलहमरा ने मंटो फेस्टिवल पोस्टपोन कर दिया है वल्गैरिटी को बुनियाद बनाते हुए कि राइटर का काम वल्गर है, इसलिए उन्होंने मंटो फेस्टिवल पोस्टपोन कर दिया है कि उस जमाने में भी मुकदमे बनते थे मंटो पे, आज 2019 में भी कुछ नहीं बदला। नहीं, नथिंग हैड मंटो बिन अलाइव। तो कहते कि ऑब्वियसली आई न्यू कि यही होना है कि सदियां गुजर जाएंगी, ये नहीं बदलेगा। एंड आई वाज जस्ट गोइंग बैक टू सिस्टर्स डे एंड सेइंग वन लास्ट थिंग कि जिन खवातीन को बुरा लगता है ना कि कोई लड़का आके उनको फूल दे दे, वैसे ही उसने फूल दे दिया, कोई ट्राई मार लिया, उसको वो बुरका रिसीव करते हुए भी कोई इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो लिहाजा रियली यू नीड टू रीथिंक कि आप इधर किधर लेके जा रहे हैं। ये जो सारी चीज़ है ना, सिस्टर डे मनाने वाला, ये बहुत ऑफ है। और कहाँ कुछ जगहों पे कोई सिस्टर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है जहाँ आपको एक मनाना पड़ रहा है। ना मनाए, रिजेक्ट इट, रिजेक्ट दिस सिस्टरहुड। अच्छा जी, ओहो, एक और पहले तो एक तो गम की बातें कुछ बढ़ती चली जा रही हैं। क्रिकेट की करनी है बात के नहीं करनी? लेते हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा, माशाल्लाह बाज़ लोग बिला वजह पूरी उम्मीद थे भाई वाइट वॉश होना है, क्यों आप? नहीं, मेरे अंदर वो उम्मीद हमेशा रहती है वैसे थोड़ी। मेरा ख्याल है वी शुड see what reality is। जोहान्सबर्ग टेस्ट में पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए अगर बात करें उनकी परफॉर्मेंस की तो कड़ा इम्तिहान उनके लिए बन गया। बहुत शुक्रिया सिकंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा कितने इम्तहानात हैं बाकी अभी पाकिस्तान के लिए और कितने इम्कानात हैं कि हम वाइट वॉश से बच सकें? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट के अंदर जो है खेल अजीब सा है, कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको याद हो कि जब कल गेम ख़त्म हुआ था, यानी कि जब सेकंड डे ख़त्म हुआ था, उस वक्त साउथ अफ्रीका का स्कोर था 135 और उसके 5 खिलाड़ी आउट थे। 135 और उसके 5। पाकिस्तान का क्या स्कोर है? 153, 3 खिलाड़ी आउट। मगर डिकॉक ने 100 किए और पूरा खेल का नक्शा बदल दिया। तो हमारे पास भी अभी बैट्समैन मौजूद हैं, असद मौजूद हैं, बाबर मौजूद हैं, सरफराज मौजूद हैं। अगर 100 कर दे, कोई खड़ा हो जाए वहां पर, या चले 2 लड़के मिलकर 70 रन कर दें, तो ये 228 रन हो सकते हैं या होते रहे हैं। ये नहीं है कि दुनिया में कभी क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। और ये बड़ा अच्छा मौका होगा पाकिस्तान टीम के लिए कि अगर वो इस किस्म का कोई स्टैंड लगा दें और ये कोई एक बिल्कुल एक हंगामा खड़ा कर दें, एक अपसेट कर दें, तो फिर उनकी जो बुराइयां हैं वो काफ़ी हद तक धुल जाएंगी। तो मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए वाइट वॉश बचाना कोई मुश्किल काम है। बच सकता है
और जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, अगर साउथ अफ्रीका कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की टीम आज बहुत अच्छी सिकंदर, आपकी ऑप्टिमिज्म डेफिनेटली अटलांटा में बैठे बैठे आपको कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं और आपको मिल रही है। हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमने इस किस्म का मोजज़ा बड़ा कम ही देखा है। तो इफ़ वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर अ मिरेकल टुडे, रियलिस्टिक है कि आपको लगता है कि मतलब कोई टिक जाएगा और वो 100 बना लेगा जिस तरह के आप बता रहे हैं? नहीं, देखा मैंने आपको बताया ना कि साउथ अफ्रीका का स्कोर 135 था, बिल्कुल, और 5 थे, हम तो 153 पे 3 है, तो हम फिर भी अच्छे हैं इस वक्त। तो हो तो सकता है, होता रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं होता, हमेशा होता रहा है, क्रिकेट है। मगर ये कि मुझे भी इतनी उम्मीदें नहीं है, इसलिए कि जो फ़र्क है वो पाकिस्तान की बैटिंग को शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहे और ना उन्होंने तैयारी की। और मिकी आर्थर से तो ये सवाल पता नहीं कब पूछेगा पीसीबी। मैं तो कह के थक चुका हूँ कि उनसे पूछा तो जाए, भाई आपने तैयारी क्यों नहीं की लड़कों की? कि आपको पता नहीं था कि वहाँ बाउंसर्स होंगे, तेज बॉलर्स हैं उनके पास, उनके स्पीड 146 है। तो ये फ़र्क है सिर्फ। मगर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम डट के खेले। देखें, हम हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट करना भी चाहिए। लड़के हमारे हाथ में नहीं है, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, दवाएं नहीं करनी है। सिकंदर, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर हम खुदा न खास्ता मैच हार जाते हैं और आपको लगता है कि सरफराज फिर से मलबा सारा बॉलर्स पर डालेंगे, और अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या दुरुस्त होगा? इज ही राइट ऑन दिस पॉइंट? नहीं, देखें, अगर वो बॉलर के ऊपर, देखें सरफराज अगर बॉलर पे डाल रहे हैं तो मिकी आर्थर भी कप्तान पे डाल देंगे, सारी दुनिया, पीसीबी भी। देखें, हमेशा मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक चीज़ देखी है, जब इस किस्म के टूर होते हैं जिसमें पिटाई हो जाए, जिसके अंदर बहुत बुरी परफॉर्मेंस हो जाए, तो हमेशा कोई एक कुर्बानी का बकरा क्रिकेट बोर्ड ढूंढता है। वो ये करता है कि जनाब ये इतना ख़राब टूर हुआ, जनाब तबाही फैल गई, मर गए हम, बुरी हालत हो गई क्रिकेट की, तो किसी एक को कुर्बानी का बकरा या 2 को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। तो अगर ऐसा कोई केस सिनेरियो क्रिएट होता है तो फिर सरफराज की बारी आएगी कि जी आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी, आपको कप्तानी नहीं करनी आती, या फिर मेरे हिसाब से तो कोच की बारी आनी चाहिए कि जी कोच साहब आपने हमारी क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया, आपके पास पूरी अथॉरिटी, आपने कुछ नहीं किया। तो कोई 1 या 2 कुर्बानी के बकरे बनेंगे, वो देखना है कि वो कौन होता है। ये हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो है सरफराज के लिए जो है उसको इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। वनडे भी हैं और T20 भी हैं, उसको थोड़ा अपने ऊपर काबू रख के लड़कों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर हमने वनडे में अच्छा कर दिया, T20 में अच्छा कर दिया, तो पिछली बातें हम भूल जाएंगे। हम जो करंटली परफॉर्मेंस होगी उसको देखेंगे। तो भी वनडे भी हैं और T20 भी है, तो उसके अंदर पाकिस्तान भी अच्छी परफॉर्मेंस कर लेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो किया है सरफराज ने, विकेट कीपिंग में तो इम्प्रूवमेंट किए, 50 भी किए पिछली इनिंग में। तो अब सरफराज देखते हैं इस इनिंग में भी अगर 50 लगा देते हैं, 70 लगा देते तो उनकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सिकंदर बख्त, थैंक यू सो मच। देयर इज अ लॉट ऑफ होप और ऑब्वियसली दुआएं भी रिक्वायर्ड है। आपको याद है हमने कॉफी विद करण के इंडियन क्रिकेटर्स का एक इंटरव्यू का कुछ चंक दिखाया था, और हमने हार्दिक पांडे और केएल राहुल का, और हम बड़े हैरान थे उसी वक्त कि ये इन्होंने क्या बातें कर दी और कैसे कर दी हैं। वो सस्पेंड हो गए जी, तो लिहाजा बीसीसीआई ने डिसाइड किया। देखें और आप तगड़ा होना देखें बीसीसीआई का कि इतना इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया से सीरीज चल रही है, लेकिन दे आर आस्क्ड टू कम बैक होम। यस, दे आर फ्लाइंग बैक एक्चुअली एज वी स्पीक, वो वापस आ रहे हैं। और बीसीसीआई का कहना ये था कि इनमें जेंटलमैनली बिहेवियर नहीं है जो कि आप क्रिकेटर्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इनके जो स्टेटमेंट्स जो इन्होंने करण जौहर के शो पे कहे थे वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे, और लिहाजा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक्चुअली हमने भी इधर बात की थी, हम भी शौक थे किस तरह मतलब ये क्रिकेट टीम में, माना कि दिल में आपके शायद इस किस्म की आप ओपिनियंस रखते हो, लेकिन इतनी ढटाई से आके ऑन एयर बोलना, तो देन व्हिच मींस कि आपकी कोई पकड़ नहीं है। लेकिन ये पकड़ हुई है और जबरदस्त पकड़ हुई है। अब इनके खिलाफ इनडिसिप्लिन की इंक्वायरी भी चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, जबरदस्त किस्म का फीडबैक है, और लगता है कि आपको हमारे जो कराची ईद के खाने थे वो देख के आप लोग बड़े इंस्पायर हो रहे हैं। तो अब खत्म हो गया है वैसे इवेंट, सॉरी, या 3 दिन का था, इट इज ओवर नाउ। आबदी साहब हमारे साथ है, वेलकम टू द शो वंस अगेन। आबदी साहब, आज जो सवाल आया है, आबदी साहब ही है ना, आगे ओके जी, बिल्कुल, मैं जरा चेक कर रही थी कि आबदी साहब हमारे साथ लाइन कनेक्ट होगी है कि नहीं हुई। आबदी साहब, हाउ आर यू? अच्छा आबदी साहब, दहशत गर्दी, अगवा बराए तावान या जिनसी ज़्यादती जैसे वाक़यात अमन व अमान के लिए बड़ा मसला बनते जा रहे हैं, ये हमें सवाल आया। ऐसे जराइम की रोकथाम, तहकीकात के लिए महारत या ट्रेनिंग हासिल करने के लिए क्या कोई डिग्रियाँ मौजूद हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बेसिकली तो ये एक सोशल साइंस का डोमेन था।
लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जो उसके अंदर रिसर्च हुई है और जो पेशरफ्त हुई है उसकी वजह से दोनों को कंबाइन करके बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बाकायदा एकेडमिक और डिग्रीज़ रिकग्नाइज्ड क्वालिफ़िकेशंस इसमें अब अवेलेबल हैं। इसी तरक्की की वजह से देखा हो कि पिछले दिनों जो कसूर में जो एक मासूम बच्ची के साथ जाती हुई और फिर उस मुजरिम को पकड़ा गया, वो बेसिकली जो है वो उन फैसिलिटीज़ और उस रिसर्च की वजह से, उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो DNA एनालिसिस या बायोलॉजिकल साइंसेज और बायोमेट्रिक साइंसेज, कंप्यूटिंग साइंसेज में जो तरक्की हुई है, जो रिसर्च हुई है, उसकी वजह से पॉसिबल हो सका। तो इसमें अब बाकायदा से जो डिग्रीज़ अवेलेबल हैं उसके अंदर जो है साइबर क्राइम्स है, डिजिटल फोरेंसिक्स है, इसमें BSc भी है, MSc भी है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसी तरह इंटरनेशनलिटी के ऊपर और फिर दहशतगर्दी के हवाले से काउंटर टेररिज्म के ऊपर अब बाकायदा पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच आबिदी साहब। तो लिहाजा आप लोगों ने सुन लिया कि देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू एंड बी क्वालिफाइड फॉर समथिंग लाइक दिस। इन द मीन टाइम एक चीज़ मैं जो मेंशन करना चाहती थी बिफोर वी गो अप, तो सिस्टर्स डे की जो बात हो रही थी, बड़े आप लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं और किसी ने हमें लिखा है सिस्टर्स डे विच फैसलाबाद यूनिवर्सिटी विल बी सेलिब्रेटिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रक्षाबंधन। इट्स ऑल अबाउट केयर फॉर सिस्टर्स, इनफैक्ट ओन सिस्टर्स नॉट अदर्स। तो बिल्कुल रक्षाबंधन भी वही होता है। और दूसरा ये कि आपको कि आपकी यूनिवर्सिटी आके बताएगी कि जाओ अपनी बहन का ख्याल रखो जो घर में बैठी है। अभी आगे बढ़ते हैं, हमने काफी बात कर ली है इस पे। आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं हमें लिख के भेजिए, हमारा वादा है कि हम शामिल करते रहेंगे, आज नहीं तो कल अभी आगे बढ़ेंगे। और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहते हैं। मैं बात करूं इसकी? कर लें। ओके, जल्दी से आपको बताएं, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के बरखिलाफ नैब इंक्वायरी में बराह रास्त नामजद लियाकत जतोई का नाम ECL से निकल गया, बैरून मुल्क भी चले गए। और ये दोहरा मेयार नहीं तो क्या है, हुकूमत को वजाहत करना होगी डेफिनेटली। आपको बताएं कि ज़राए बताते हैं कि नैब को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम और PTI के रहनुमा लियाकत जतोई ने 2 रोज़ पहले वन टाइम परमिशन के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी, जो उसी वक्त मंसूर भी हो गई और लियाकत जतोई 4 फरवरी तक के लिए मुल्क से बाहर चले गए। वजारत दाखिला ने नैब को एतमाद में नहीं लिया। नैब तर्जुमान का कहना है कि लियाकत जतोई को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। वजारत दाखिला ने लियाकत जतोई पर यह मेहरबानी उस वक्त की जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम अब तक ECL पर मौजूद है। काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तहरीरी सूरत में आ जाएगा उस वक़्त भी फिर काबीना भी गाइडेंस लेगी कि क्या इस फैसले की नज़रसानी में जाना चाहिए या नहीं। और आपको बताएं कि बिलावल और मुराद अली शाह के खिलाफ नैब का कोई रेफरेंस नहीं। लियाकत जतोई के खिलाफ नैब के मुकदमात हैं, लेकिन वो बाहर जा चुके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने इस पर रद्द अमल में कहा है कि नैब लियाकत जतोई के मामले पर जो है वो नोटिस ले या इमरान खान की गुलामी का इकरार करे। साबित हो चुका है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट सियासी ब्लैकमेलिंग का हथियार है, उनका कहना था। इसी पे जरा मजीद बात भी करेंगे। PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ। शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया, फरमाइएगा। रिपोर्ट से है कि लियाकत जतोई साहब बैरून मुल्क चले गए हैं, इनका नाम हुकूमत ने ECL से हटा दिया है। अब्बासी साहब, दीगर लोगों के लिए कमेटियाँ बनी, उनका नाम हटाने की सिफारिशात आई, अदालती हुक्म तक आ गए, रिमार्क्स तक आ गए, लेकिन रियायत अकेले जतोई साहब को मिली है। वाई? ये जो अब स्पेसिफिक इंसिडेंट है इसके बारे में मैंने ख़बर नहीं पढ़ी कि उसकी वजूहात क्या है, लेकिन कोई भी ऐसा अमल जो अगर हुकूमत ऐसा अमल करती है कि किसी ऐसे एक्यूज़ को ECL से निकाल देती है और कल उसको अदालतें बुलाती हैं और वो नहीं होता, तो वो हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट का और तनकीद का सबब बनेगा। और हम कभी भी कोई ऐसा, ये हुकूमत इमेज नहीं देना चाह रही, कोई इम्प्रेशन नहीं देना चाह रही कि खुदा न खास्ता किसी वजह से भी एहतसाब का जो अमल है वो कहीं बायस्ड है, एक तरफा है
उसमें कोई जानबदारी है, बिकॉज इस चीज़ से एहतसाब के प्रोसेस को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। लिहाजा हमारा जो मैंडेट की सबसे बड़ी जो एक रीज़न है वो है कि पिछले अरसे में मुल्क की मईशत के साथ जो ज़्यादती की गई और मुल्क के पैसों का बेदरेग गलत इस्तेमाल किया गया, उस गलत इस्तेमाल को हमने डिटेल में बासी साहब, आपने कैसे कह दिया कि इसमें ताकि कोई बायस ना नजर आए या इवन फेवरेटिज्म या व्हाटएवर, सब कुछ सामने। वजारत दाखिला ने ये नाम निकालने से पहले ना नैब से पूछा, ना वफाकी काबीना ने इजाज़त दी, तो इस तरह तो कानून की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। जिस तरह आपने ये रिपोर्ट दी है, अगर ऐसे हुआ है तो ज़रूर, और अगर कहीं नेग्लिजेंस हुई है, कानून पर सही अमल नहीं हुआ, किसी ऑफिसर ने, किसी सरकारी एहलकार ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने या किसी सियासी ओहदेदार ने, इंक्लूडिंग आवर मिनिस्टर, अगर कोई ऐसी उनसे गलती सरजद हुई है जिसका आप इशारा कर रहे हैं, तो वो बच नहीं सकते, क्योंकि ये एक निज़ाम है और एक पाकिस्तान है और कानून सबके लिए है। ये चूँकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड इस वाले स्पेसिफिक केस पे नहीं हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन रेस्ट अश्योर कि पाकिस्तान में अब ऐसा कोई नहीं है, रिश्तेदार हैं जो आपके दोस्त हैं। I'm surprised सदाकत अली बासी साहब, आपको इल्म नहीं है, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। तो लियाकत जतोई साहब, बासी साहब के इल्म में तो नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में ही हैं कहीं तो कोई वीडियो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जा चुके हैं बार, बट चलें, जब आपको इल्म हो जाएगा तो तब हम आपसे बात कर लेंगे। बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ आवर शो। बहुत सी बातें हो गई, बहुत सी चीज़ों पे हमने अपना ओपिनियन तो आपको सुना दिया है, बहुत सी चीज़ों पे आपका ओपिनियन हम पढ़ रहे हैं। आज ये पाकिस्तान टीवी हमारा छोटा हैंडल है, कर रहे हैं, कल हम इस पे मजीद बात करेंगे। We'll see you tomorrow. Have a nice day. Take care. Bye.